CHAMS are live online batches for all the 3 subjects are about to start. Do check the information in the description below. Feeling unprepared for exams? Nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app where you can find all our courses with full syllabus coverage for all the 3 subjects. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन विच इज़ वन ऑफ योर टॉपिक्स फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। जैसा आपको पता ही है, फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज फर्दर सेग्रीगेटेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशूज मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू लेकर आती है सिक्योरिटीज का। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक नई कंपनी है, वो पहली बार शेयर्स का इशू लेकर आ रही है या सिक्योरिटीज का इशू लेकर आ रही है, सो दैट इज प्राइमरी मार्केट। और इट कुड बी एक पुरानी कंपनी है, वो एक बार शेयर्स इशू लेकर आई, फिर दोबारा जब वो सिक्योरिटीज इशू कर रही है, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी मार्केट। सो व्हेनेवर देयर इज अ न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज वी से दैट इज प्राइमरी मार्केट। सो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है कि how can a company raise capital in the primary market? क्या इसके भी कुछ methods हैं? So that is the topic, methods of flotation. So there are 5 methods of flotation which you have to study about: offer through prospectus, offer for sale, private placement, rights issue और EIPOs. So सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं offer through prospectus. Very simple, very popular. आपने भी देखा होगा in TV also there appears an advertisement जिसमें बता रहे होते हैं कि इस कंपनी का शेयर्स इशू आने वाला है और इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज लाइक अ प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट विच इज एन अपील टू द पब्लिक कि आओ आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड पब्लिक कंपनीज कैन यूज इट। ऑफ कोर्स पब्लिक कंपनीज ही शेयर्स इशू करती हैं, प्राइवेट कंपनीज नहीं। तो इसमें आप इनवाइट कर रहे हो लोगों से सब्सक्रिप्शन कि आओ हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो, खरीदो। सो प्रोस्पेक्टस इज लाइक एन अपील टू इन्वेस्टर्स in the form of, this prospectus could be in the form of advertisement in newspapers or magazines or even television. Then issue may be underwritten. Now what is the meaning? पता होगा आपको, आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। जैसे सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कि जब कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो कम से कम 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए ऑफ द टोटल इशूड कैपिटल। और अगर 90% एप्लीकेशंस नहीं आई तो यू कैन नॉट प्रोसीड विद द इशू। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनीज पहले ही कुछ अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है, जो आप समझ सकते हो कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इवन कंपनीज हो सकती है। तो अंडरराइटर्स का क्या रोल होता है कि अगर पब्लिक ने हमारे 90% शेयर्स नहीं खरीदे तो आप खरीद लेना। तो अंडरराइटर्स मे हैव टू बाय द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी अगर लोग नहीं खरीदते। तो इसके बदले अंडरराइटर्स का क्या बेनिफिट है? Underwriters get a commission in return for this. Now underwriters को हो सकता है शेयर्स खरीदने पड़े, हो सकता है ना खरीदने पड़े। अगर लोगों ने खरीद लिए then underwriters would not have to buy the securities. But in any which way उनको कमीशन तो मिलेगी ही, चाहे उन्हें आपकी सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ी है नहीं खरीदनी पड़ी है, उन्हें कमीशन मिलेगी which is like their income of course. और जो हम इशू लेकर आ रहे हैं उसे हमें लिस्ट भी करवाना पड़ता है ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। आपको पता है हमारी कंट्री में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से 2 नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे आपको अपना जो इशू है उसको लिस्ट करवाना पड़ता है, मतलब एक तरह से रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे आप देखते हो ना न्यूज चैनल CNBC और NDTV प्रॉफिट, उसमें नीचे शेयर्स के प्राइसेस चल रहे होते हैं, रेड में अगर डाउन है, ग्रीन में अगर अप है। NSE और BSE के वहाँ पे प्राइसेस चल रहे होते हैं। सो दैट इज कि उन कंपनीज के शेयर्स उस एक्सचेंज पे लिस्टेड है। दोनों पे भी आप लिस्ट करवा सकते हैं, NSE पे भी BSE पे। यहाँ लिखा है एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज।
और जो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, अपने बारे में बताया हुआ है, क्या वो कुछ भी लिख सकती है प्रोस्पेक्टस में? झूठा लिख सकती है कि हमने इतना इतना डिविडेंड दिया पिछले सालों में अपने शेयर होल्डर्स को, झूठ में लिख दे? नो, दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। आप प्रोस्पेक्टस में कुछ भी ऐसा फॉल्स या मिसलीडिंग नहीं लिख सकते। आगे चल के आप बीकॉम में, सीए में पढ़ेंगे, व्हेन यू विल एक्चुअली रीड द कंपनीज एक्ट, तो जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है, प्रोस्पेक्टस वैसे तो एडवर्टाइजमेंट हो गया बट एक्चुअली इट्स लाइक अ बुकलेट ऑल्सो, तो जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है दैट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइंस। ऐसा नहीं अपने मन से आप कुछ भी लिख देंगे प्रोस्पेक्टस में। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज इट। बहुत ही सिंपल है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, मोस्ट पॉपुलर मेथड which is used by public companies. It involves inviting subscription from the public through issue of prospectus. Prospectus is like a direct appeal to investors to raise capital through an advertisement in newspapers or magazines or even television. Issues may be underwritten and it also has to be listed on at least one stock exchange. And the contents of the prospectus, the contents have to be in accordance with the provisions of the Companies Act and also SEBI guidelines. I hope that is clear. So the next method of flotation is offer for sale. इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती, लाइक वी सॉ इन ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल में कंपनी अपने सारे शेयर्स ब्रोकर्स को या कोई भी इंटरमीडियरी है, कोई इशूइंग हाउस है, स्टॉक ब्रोकर्स है, उन्हें दे देती है और कहती है कि आप आगे पब्लिक को सेल कर दो। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दिस हैसल कि मैं पब्लिक को इन्वाइट करूँ, उन्हें सेल करूँ। मैं आपको सभी शेयर्स आई एम सेलिंग एट एन अग्रीड प्राइस, नाउ यू सेल इट टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। अगर मैंने एक शेयर ब्रोकर को 10 रुपीज़ का दिया है तो अब उस ब्रोकर के ऊपर है कि वो आगे शेयर 12 का देता है, 14 का देता है, दैट इज हिज और हर स्किल, right? So here securities are not issued directly to the public but are offered for sale through intermediaries like issuing houses or stockbrokers. This you might have seen in movies like Guru, Bazaar, wherein they have shown about the stock market. Also, अगर आपने that web series you've watched, Scam 92, उसमें भी आपने ये concept देखा होगा, wherein shares are sold by the companies to the intermediaries and they sell it to the investing public. So very simple. Securities are not issued directly to the public but are offered for sale through intermediaries. In this case, a company sells securities en bloc. En bloc मतलब together as a whole. मतलब सारे वो securities at an agreed price sell कर देते हैं brokers को, who in turn resell them to the investing public. I think this is easy for you. केस स्टडीज में भी पहचानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इंटरमीडियरी है बीच में और वो आगे सेल कर रहा है पब्लिक को तो दैट इज ऑफर फॉर सेल। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम ये प्राइमरी मार्केट ही होता है कि मतलब यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली नहीं सेल कर रही पब्लिक को, बीच में कोई इंटरमीडियरी है, तो क्या ये प्राइमरी मार्केट ही है? बिकॉज प्राइमरी मार्केट में हम नॉर्मली समझते हैं कि कंपनी सेल कर रही है पब्लिक को, तो यस, ये भी प्राइमरी मार्केट है। आई विल शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो। देखो, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडियरी। अगर बीच में कोई इंटरमीडियरी है तो भी दैट्स ओके, दैट इज स्टिल अ प्राइमरी मार्केट। Okay, so the third method of flotation is private placement. This is also very simple. यहाँ पे भी जो कंपनी है वो डायरेक्टली जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर रही टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास जा रही है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। सो हियर यू आर गोइंग टू सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब आप समझ सकते हैं, लाइक बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट? So you go to some specific individuals or some specific institutional investors and then you ask them to subscribe to your shares and you allot them the securities. मतलब यहाँ पे भी आप जनरल पब्लिक को अप्रोच नहीं कर रहे। तो इसका बेनिफिट क्या है? एक तो ये बहुत क्विक है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, लोग एप्लीकेशंस भेजेंगे, फिर आप देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, क्या है, फिर आप अलॉट करेंगे। सेबी की इतनी सारी गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। सो कंपेयर टू दैट दिस मेथड इज वेरी क्विक एंड यू गेट टू रेज कैपिटल फास्टर. So that is one benefit. And second, as I've said,
कि सेबी की जो इतनी सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती है उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो मेथड है इसमें बहुत सारे आपके खर्चे भी सेव हो जाते हैं। सो कंपनीज जो डायरेक्टली पब्लिक इशू अफोर्ड नहीं कर सकती हैं बिकॉज देयर सो मेनी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट्स, वो भी ये मेथड प्रेफर करती हैं। So this is also quite easy. I'll just quickly repeat. Allotment of securities by a company to institutional investors, बड़े बड़े investors और some selected individuals. यहाँ पे आप capital ज़्यादा quickly raise कर पाते हैं। और जो companies public issue afford नहीं कर सकती because of so many expenses involved, they also prefer to use private placement. Right? Case studies में भी recognize करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. You're going to some selected individual, right? Okay, so the next method of flotation is rights issue. इसमें आप एज अ कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक प्रिविलेज देते हो, एक अधिकार देते हो, एक ऑप्शन देते हो कि अगर आप चाहो तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स पहले खरीद लो। आपको पता है जब एज एन आउटसाइडर आप एक कंपनी के शेयर्स अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपको शेयर्स ना मिलें बिकॉज यू ऑल्सो स्टडी इन अकाउंटेंसी। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन देयर कैन बी रिजेक्शन, देयर कैन बी प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो एज एन आउटसाइडर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स अप्लाई किए हैं तो आपको शेयर्स पक्का पक्का मिल जाएंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी। बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक अधिकार मिल रहा है, एक प्रिविलेज मिल रही है कि पहले हम वैसे न्यू इशू लेकर आए हैं बट क्योंकि आप हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं। एंड कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस राइट यू मे। एंड दिस इज आपको शेयर्स मिलेंगे इन proportion to the number of shares that you already possess. Suppose I say that I want to offer you 2 shares for every 5 shares that you already hold, right? तो मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी 500 शेयर्स हैं, तो मैं आपको कितने राइट्स शेयर्स ऑफर कर रही हूँ? 2 फॉर एवरी 5 दैट यू होल्ड। सो दैट विल बी फॉर एवरी 5 2 शेयर्स, यानी मैं आपको ऑफर करना चाहती हूँ 200 शेयर्स एज राइट्स इशू, एज राइट्स शेयर, right? So this is a privilege given to existing shareholders to subscribe to a new issue of shares. Shareholders are offered the right to buy new shares in proportion to the number of shares that they already possess, right? Okay, so the last method of flotation, which again is very popular, is EIPOs, electronic initial public offers. तो कंपनी जब पहली बार सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, फंड्स रेज करना चाहती है और ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, सो दैट इज कॉल्ड एन IPO। और अगर बाद में वो और फंड्स रेज करना चाहती है तो उसे हम कहते हैं FPO, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर, एंड समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड फॉलो अप पब्लिक ऑफर। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, वहाँ पर दैट वाज एन ऑफलाइन सिस्टम वेर इन यू एक्चुअली फिल द एप्लीकेशन, सेंड इट टू द कंपनी, फिर आपको शेयर्स अलॉट होंगे या नहीं होंगे, बट दिस system is all online, so it is of course very popular. So a company proposing to issue capital to the public through online system of stock exchange has to enter into an agreement with the stock exchange, and that agreement is called initial public offer. इसमें हमें बहुत सारे लोगों को भी अपॉइंट करना पड़ता है, एक्सपर्ट्स को। वो IPO का प्राइस सेट करते हैं, डिमांड को स्टडी करते हैं, देन पूरा प्रोसेस देखते हैं ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, कीपिंग अ रिकॉर्ड। So we need to, as a company, we need to appoint SEBI registered brokers. They will accept the applications and get the orders for the company. Then registrar to the issue, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, register. They maintain a record of the applications, and also you need to appoint a lead manager who will coordinate the activities of everyone. तो इसे आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे when you will actually study the Companies Act. But अभी इस लेवल पे आपके लिए इतना enough है that a company proposing to issue capital through the online system of stock exchange will enter into an agreement with the stock exchange, that is called IPO. और क्योंकि ये ऑनलाइन है इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं EIPOs. Right, Shams? I hope this is clear to you. So these were the 5 methods of flotation: offer through prospectus, offer for sale, private placements, rights issue, and EIPOs, that is electronic initial public offer. Right?
चलिए, और भी कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं अगले वीडियो में।